नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान से युद्ध की वजह से सुपर पावर अमेरिका के हथियार गोदाम खाली हो गए हैं। नौबत यह आ चुकी है कि वो देश में हथियारों की डिमांड पूरी करने के लिए एक ऐसे मुल्क के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं जहां अमेरिका हथियार सप्लाई किया करता था। ये कोई और देश नहीं है, बल्कि इसका नाम है यूक्रेन। आखिर ट्रंप को क्या पता था कि कल को उसी देश की शरण में जाना पड़ेगा जिसे वो अब तक हथियार देते आए हैं। एक समय था जब अमेरिका यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार, मिसाइल, टैंक भेजकर रूस के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहा था। लेकिन अब हालात पलट गए हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका ईरान से जंग के लिए यूक्रेन से हथियार मांग रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिकी हथियारों को ऐसे कबाड़ बनाया कि अब अमेरिका की हथियारों का गोदाम खाली हो चुका है। और वो चूहे और बिल्ली की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिसमें चूहा बिल्ली से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि वो उसके काम आ सकता है। उस वक्त तो बिल्ली हंसती है, लेकिन बाद में चूहा वाकई उसकी जान बचाता है। कहानी अमेरिका के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि अमेरिका जिस यूक्रेन को अभी तक बचा रहा था, उसी यूक्रेन के भरोसे अब अमेरिका ईरान की लड़ाई लड़ना चाहता है। एक समय था जब अमेरिका यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार, मिसाइल, टैंक भेजकर रूस के खिलाफ लड़ाई में सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका यूक्रेन से हथियार मांग रहा है। क्या है पूरी खबर, सबसे पहले यह जान लीजिए। ईरान से युद्ध के बाद सुपर पावर अमेरिका में समीकरण चेंज हो गया है। ईरान से लड़ाई के बाद अमेरिका के हथियार गोदाम खाली हो गए। ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन से अमेरिकी महंगे हथियारों को मात दे दिया और अब यूक्रेन की बैटल टेस्टेड ड्रोन तकनीक मांग रहा है अमेरिका। पेंटागन की मांग पर अमेरिकी कंपनी बनाएगी बैटल टेस्टेड ड्रोन। यूक्रेन के मागुरा ड्रोन बोट्स बनाएगी अमेरिकी कंपनी। यूएस ने ईरान युद्ध में 3200 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार अभी तक फूंक दिए हैं। लेकिन कहते हैं पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। करीब 5 महीने से जारी तनाव में अमेरिका का हथियार गोदाम खाली है, लेकिन फिर भी ईरान अभी लड़ रहा है। ईरान की सबसे बड़ी काबिलियत यह रही कि वो अपने सस्ते ड्रोन से अमेरिका को बहुत महंगा चपत लगा चुका है। तो क्या लाचारी में अमेरिका जंग लड़ रहा है, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर के नुकसान के बावजूद? और क्या अमेरिका ईरान के साथ लड़ाई में बुरी तरीके से फंस चुका है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विषय बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएस से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। इमरान खोकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं धीरज कौल आपसे जानना चाहूंगा, अगर यूक्रेन से अब ड्रोन टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करनी पड़ रही है अमेरिका को, अपने हथियारों का क्या हुआ? क्या हुआ एरो डिफेंस सिस्टम का, क्या हुआ पैट्रियट मिसाइल का, क्या हुआ टॉमहॉक का? कहां गए सारे हथियार? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। इस वॉर के अंदर टर्निंग पॉइंट आई थिंक अनइक्वल कॉस्ट ऑफ वॉर। अभी जो रीसेंट नंबर्स पीट हेक्सटन ने दिए हैं, 37.8 बिलियन डॉलर की कॉस्ट, और हम लोग तकरीबन 87.8 बिलियन डॉलर और मांग रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपने पॉइंट आउट रेज किया, इस टाइम मुझे लगता है वो दिस इज वर्ल्ड 2.0, और इसके अंदर हमें क्लियरली यूक्रेन एक एग्जाम्पल दिखा रहा है कि एक मच स्ट्रॉन्गर एनिमी, जिसके पास दुनिया की प्रॉब्ली सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी आप अगर आप समझे, उसको कैसे रोका गया विद इंटेलिजेंस, विद टेक्नोलॉजी, विद ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन्स। तो यूक्रेन ने कहीं ना कहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली महारत हासिल की है। और हम जो शाहीन ड्रोन को जो $20,000 का पड़ता है, उसको नीचे लाने के लिए तकरीबन 1 मिलियन का एक एक मिसाइल छोड़ रहे थे, 1 से 1.5 मिलियन का, तो 3 मिलियन से 2 मिलियन की कॉस्ट आती थी 20,000 के ड्रोन को नीचे लाने के लिए। अभी रिसेंटली हमारा यूएस का जो नया ड्रोन है तकरीबन 40-45 हजार डॉलर का है। फिर भी अनइक्वल मैचेस हैं, उसके नंबर एस्केलेटेड बिल्कुल नहीं है, बहुत मिनिमम नंबर्स अभी अवेलेबल हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो ऑल्दो ऑल्दो क्लियर इसके ऊपर कई जर्नल्स ने भी कमेंट किया था पहले, और कईयों ने अब रिजाइन भी कर दिया है पिछले कई महीनों में, इसको लेके कि हमारी वॉर प्रिपेयरनेस दूसरे फ्रंट पे कमजोर है, क्योंकि हमारे पास एम्युनिशंस के जो रिजर्व्स थे, खासतौर पे एयर डिफेंस सिस्टम, वो कम आ चुके हैं, और उसको वापस रिप्लेनिश करने में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। जिस जिस हिसाब से
उसकी रिक्वायरमेंट चल रही है। कईयों का ये मानना था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जल्दबाजी में कुछ रिप्लेनिशमेंट के लिए किया गया था। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बिल्कुल सही बात है, यूक्रेन की तरफ यूएस इज लुकिंग टू गेट सम सपोर्ट ऑफ हाउ टू आइडियली हिट बैक ईरान विद चीपर ग्रेड वेपनरी, विद ड्रोन टेक्नोलॉजी। और यूक्रेन ने महारत हासिल कर रखी है, डेफिनेटली ईरान ने भी कर रखी है, लेकिन यूक्रेन अभी लेटेस्टली बहुत कई साल से इसके ऊपर काम भी कर रहा है और मास प्रोडक्शन भी कर रहा है। ऑल्दो कुछ कंपोनेंट्स नेटो कंट्रीज से भी आते हैं उसके, इसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स भी हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक यूक्रेन इज, ये बिल्कुल सही बात है, यूक्रेन का भागीदारी इनडायरेक्टली इस वॉर के अंदर हमें इंक्रीजली दिखेगी। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ड्रोन्स तक सीमित नहीं है भाई। ईरान ने यह भी कह दिया कि भाई आप हमारे परमाणु संयंत्र रिएक्टर्स को निशाना बना रहे हो, मिडिल ईस्ट में सारे परमाणु संयंत्र को निशाना बनाएंगे, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो जिस भी लोकेशन में हो। फिर ईरान ये कह रहा है कि भाई आपके जो मल्टी बिलियन का इन्वेस्टमेंट है मिडिल ईस्ट में, चाहे वो आपके वो अमेजॉन AWS के जरिए हो, मेटा के जरिए हो, गूगल के जरिए, हम उसको भी टारगेट करेंगे। मैं इकोनॉमिकली भी टारगेट करेंगे, आपके परमाणु रिएक्टर्स को भी टारगेट करेंगे, हम सब टारगेट करेंगे, क्योंकि आपने हमारा कुछ नहीं छोड़ा है। तो ये तो फिर मिडिल ईस्ट ही बर्बाद हो जाएगा पूरा, फिर तो मतलब ही नहीं फिर इस लड़ाई का, इस वॉर का, जो जिस एजेंडे के साथ इसको शुरू किया गया था। संजय कुलकर्णी सर। धन्यवाद विवेक, जय हिंद। और जय हिंद सर। इसको सवाल यह है कि ईरान ने तय कर लिया है कि वो अब युद्ध में है, और युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका उसके साथ व्यवहार करेगा उसी प्रकार वो भी व्यवहार करेगा। टिट फॉर टैट। अमेरिका का क्या, हाँ, टिट फॉर टैट है अभी। और अमेरिका ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर शिप पे वो हमला करेंगे तो वो भी किसी भी पावर सेंटर को या ब्रिज को ईरान में नहीं छोड़ेंगे। इस ऐसे टिट फॉर टैट को देखते हुए, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है युद्ध अब ऐसे सीमा पर जा पहुंचा है कि जिस प्रकार से तकरीबन 85 टारगेट मिडिल ईस्ट में ईरान ने एंगेज किए हैं, जॉर्डन तक ईरान ने नहीं छोड़ा है, चाहे वो उसको काउंटर करने की काबिलियत रखते हैं और रखा है उन्होंने, लेकिन कुवैत में हुआ, बहरीन में हुआ, कतर में हुआ, यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से टारगेट एंगेज कर रहे हैं, खासकर अमेरिकन बेसिस को लेकर के, और अब धीरे धीरे करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद कर रहा है ईरान। ये साफ दर्शाता है कि अब युद्ध जो है ईरान नहीं छोड़ेगा, और ईरान ने तय कर लिया, उनके जितने भी उनके लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि वी आर एट वॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर दे आर एट वॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे टेक्सट ने भी कहा है कि उन्होंने भी तकरीबन, अमेरिका ने अभी तक $37.5 बिलियन का उनका खर्चा हुआ है, जिस प्रकार से ईरान का तकरीबन 150 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है, तकरीबन 55 अरब डॉलर का नुकसान खाड़ी के देशों का हुआ है। तो इस सब को देखते हुए, और अब मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन ना के बराबर शिपिंग हो रहा है। तो ऐसे हालात में जिस प्रकार से विश्व भर में हाहाकार मचना शुरू हो गया है तेल की कीमतों को लेकर के, तो मुझे लगता है वाकई बहुत नाजुक स्थिति में है। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें बहुत ज्यादा है, खुद देख सकते हैं $1.5 ट्रिलियन और मांगे हैं, जिसमें तकरीबन $70 अरब वो सिर्फ ईरान के लिए मांगे हैं। उनके जितने भी कैप्चर सिस्टम्स हैं, एरो सिस्टम्स हैं, बहुत महंगे हैं, इसलिए वो यूक्रेन के पास गए हैं, क्योंकि उनके जो सिस्टम्स हैं बहुत सस्ते हैं। और 5 साल के युद्ध के दौरान यूक्रेन ने जिस प्रकार से रूस पर पलटवार करके मॉस्को तक हिट करने की कोशिश की है आर्म ड्रोन्स के द्वारा, तो उन्हें लगता है कि ये जो ड्रोन है, जो हजारों डॉलर में यूक्रेन की 6 कंपनियां, हर एक कंपनी तकरीबन 100 आर्म ड्रोन देने को तैयार हुआ है यूएसए को। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका को भी लगने लग रहा है कि ये जो कॉस्ट ऑफ वॉर है बहुत ज्यादा हो गया है। और अगर वो देखें तो पिकैक्स माउंटेन में भी अगर वो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को हिट करना चाहता है, वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जाब्रोस माउंटेन्स के अंदर और नतांज के जो साइट है उसके बगल में है, तकरीबन 225 किलोमीटर तेहरान से साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में है। तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है, और अब
ऐसे माहौल में इजराइल जो है वो अब नाराज हो गया है यूएसए के साथ, कि यूएसए ने कहा है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर संधि को सोच रहे हैं। तो उसको देखते हुए अब इजराइल नाराज है कि जिस प्रकार से ईरान को लेकर के अभी तक परेशानी हो रही थी न्यूक्लियर को, और अगर कल सऊदी अरेबिया के पास इस तरह की न्यूक्लियर फैसिलिटीज आ जाए या कैपेबिलिटीज आ जाए अगर तो कुलकर्णी सर की इजराइल अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, आपका क्या होगा जनाब आली? आलोक जी। जी जी विवेक जी, देखिए सारा खेल क्या है, युद्ध की अब जो है युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। युद्ध के हथियार भी अब सारे देश को बदलने नहीं तो पड़ेंगे। क्या अमेरिका ने ये अमेरिका जिस एंटिसिपेट नहीं पुराने किया था? आप कह रहे हैं युद्ध का हिसाब किताब बदल चुका है। अमेरिका जैसे थिंक टैंक को तो ये मान के चलना चाहिए था, सीआईए जैसे ऑपरेटिव्स वहां बैठे हुए हैं, खुफिया एजेंसी बैठी हुई है, उनको पता होना चाहिए था आगे 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने का रोड मैप क्या होगा। इतने बेवकूफ थोड़ी हैं लोग। जी जी विवेक जी, आप बोल सकते हैं कि वो बेवकूफी उन्होंने की है। उन्होंने फार साइट देख करके, दूरदर्शिता देख करके अपने हथियारों के स्वरूप को बदला नहीं, टाइमली बदला नहीं। अब आप देखिए ना, बड़ा सिंपल सा है। मेगुरा V5 जो नेवल ड्रोन ये खरीद रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी लेकर के, जो मैन्युफैक्चर करेंगे अमेरिका के अंदर, यूक्रेन से टेक्नोलॉजी लेकर के वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वो एक जो है वो 2.5 लाख से लेकर के करीब $5 लाख एक यूनिट का आता है। और जो काम करता है वो 1 या 2 जो टॉमहॉक मिसाइल करेगा, उससे ज्यादा वो काम कर रहा है। और एक टॉमहॉक मिसाइल $15 लाख से $20 लाख है। तो कोई तुलना ही नहीं है। प्लस एक तो 10 गुना 15 गुना कीमत है आपके हथियार की, और दूसरा आपका हथियार इतना जटिल है, इतना बड़ा है कि उसका प्रोडक्शन रेट इतना स्लो है कि कंजम्पशन रेट, जो आपका एक्सपेंसिव रेट है, एक्सपेंड करने का जो रेट है ईरान में, वो कई गुना ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग रेट से। आप देखिएगा विवेक जी, कुछ ही दिन में अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो 1 से 2 हफ्ते के बाद अमेरिका की हालत फिर पतली हो जाएगी, और अमेरिका को फिर युद्ध कोई ना कोई बहाना करके टालना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं बचेंगे। तो अभी देखिए, अभी अभी अमेरिका की स्थिति यह है कि अब ये ट्रांजिशन इन्होंने पहले से किया नहीं अपने हथियारों का, अब ट्रांजिशन करने पर जोर दे रहे हैं। जिसको इन्होंने बेइज्जत किया बुला करके उसके ड्रेस पर, आज उसी से हथियार खरीद रहे हैं, उसी से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। कितने बड़े शर्म की बात है ये। खैर, ले रहे हैं, अब बदलाव करने चाह रहे हैं, लेकिन ये बदलाव तो आते आते समय लेगा। अब अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या है? अमेरिका के पास 2 ही ऑप्शन है कि वो लंबा युद्ध को नहीं खींच सकता, तो उसी लिए उसको घातक अब परिणाम वहां पर लाने पड़ेंगे ईरान में, कि बहुत ही बड़ी कोई बड़ा अटैक करे और बड़े बड़े विध्वंसक अटैक करके जो अपने टारगेट्स है उसको अचीव करे। प्राइम हाँ। टारगेट्स क्या है? यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जो खबरें आई हैं, जागृत पहाड़ी के बीच में, जो पिकैक्स माउंटेन के बीच में, वहां पे उसको ध्वस्त करना, नंबर 1। नंबर जी 2 की जो मिसाइल्स और ड्रोन्स जो इनके अंडरग्राउंड लोकेशंस है, सिटीज है, उसको ध्वस्त करना। ये 2 इनके मेन टारगेट्स होंगे, और इसी के लिए उन्होंने हेवी बॉम्बर्स जो है यूरोप से पोजीशन करने शुरू कर दिए हैं। कई दर्जन B-52 B-1B बॉम्बर्स वहां से उड़ान भर चुका है। KC-135 जो है रिफ्यूलो टैंक, वो भी वहां से उड़ान भर चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं विवेक जी, आप 1-2 दिनों के अंदर में देखेंगे कि इन पहाड़ियों में और ईरान के कई भीषण जगहों पे, महत्वपूर्ण जगहों पे बहुत ही बड़ा आक्रमण होगा। और अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है कि या तो वो इतना बड़ा आक्रमण करे कि ईरान को जल्दी से काबू में कर ले, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो अमेरिका टिक नहीं पाएगा। जी हाँ विवेक, विवेक जी, यही मैं इमरान खोगर के पास जा रहा हूं। क्या एक बहुत भीषण अटैक के लिए ईरान तैयार है? क्या ईरान सर्वाइव कर पाएगा? ईरान तो विवेक जी पिछले 46 साल से पता नहीं किस किस तरह का अटैक झेल रहा है। इकोनॉमिकल सैंक्शन झेल रहा है, पेट्रो डॉलर के सैंक्शन झेल रहा है। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो हमारे साथी ने जो बात बताई है, मुझे काफी उस हद तक ये लग रहा है कि जिस राष्ट्रपति को आपने घर में बुलाकर उसके ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट किया, उसको बेइज्जत करने की कोशिश की, उसको बीच मझधार में रूस जैसी सुपर पावर के सामने बीच मझधार में छोड़कर अब साइडलाइन हो गए। आपने ताना मारा उनको कि अगर हम ना होते तो तुम 1 घंटे भी नहीं टिक पाते इस युद्ध में। और आज देखिए वक्त का पहिया घूम के कहां जा रहा है कि उसी के पास दुनिया के उस सुपर पावर को हथियार मांगने जाना पड़ रहा है, जो पूरी दुनिया में हथियार बांटकर लगभग हर देश में अनस्टेबिलिटी, वहां की सरकार के खिलाफ, वहां के लोगों के खिलाफ, वहां के पेट्रोल के और केमिकल के खिलाफ, वहां के खनिज के खिलाफ
यूज करता रहता था। ये सब तकब्बुर था, ये अहम था। जैसे रावण को अहम था, इस्लाम में कहा जाता तकब्बुर किसी का नहीं रहा इस दुनिया में। इन लोगों ने जब गाजा के अंदर 3 साल तक अटैक किए, इनको पता था कि हमास के पास क्या होगा, कुछ भी नहीं, एक मिसाइल नहीं होगी, ग्राउंड लड़ने वाले लोग हैं वो। हम इस गाजा को तबाह व बर्बाद कर देंगे, और किया। दुनिया देख रही थी खामोशी के साथ। तो इनको लगा कि अरे अब हमास को हमने यहाँ गाजा किया, अब ईरान कितनी दूर है, चलिए। चौथे दिन से अमेरिका इस युद्ध को हार चुका था। उसकी सबसे बड़ी गलती सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के साथ जो असैसिनेशन किया, और बच्चियों, मीनात की बच्चियों की आह है, मीनात की बच्चियों की बद्दुआ है कि आज अमेरिका को यूक्रेन जैसे युद्ध के सामने, देश के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। ईरान अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। अपने वजूद के लिए लड़ने में चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा वार करे, चाहे दुश्मन कितनी भी बड़ी सेना लाए, जब आपके पास अपने एग्जिस्टेंस का सवाल आ जाता है कि डू और डाई, आज नहीं लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, आज नहीं लड़ेंगे तो लीबिया बन जाएंगे, आज नहीं लड़ेंगे तो अफगानिस्तान बन जाएंगे, आज डिफेंड नहीं करेंगे तो क्यूबा बन जाएंगे, आज डिफेंड नहीं करेंगे तो ये कुछ भी इराक बना देगा। हमें हर हाल में डिफेंड करते हुए लड़ना है, और फिर चाहे दुनिया की कितनी बड़ी तो सामने शक्ति आ जाए, हमें अपना डिफेंड करना है। और चाहे वो 20,000 का ड्रोन हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, सब कुछ लगाना है। कितनी अरे भाई, शहादत तो हो जाए, लोगों का लड़ाई है, वजूद लड़ भी तो रहना चाहिए। अब लड़ लड़ के पता नहीं, आप फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर ले अमेरिका, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर ले अमेरिका, फिर क्या करेंगे? कर चुका है अमेरिका विवेक भाई। इनके ऊपर क्या है, इनके पहले नहीं कर चुके? इनकी अगर जापान से लड़ाई थी तो जापान की सेना से लड़ते। अगर इन नहीं लोगों नहीं, को ईरान लड़ाई के थी तो ऊपर इस तरह का हिरोशिमा में मैसिव रखेंगे। स्ट्राइक नहीं हुआ ना अभी। दिक्कत इस बात की है, चिंता इस बात की है कि अगर अमेरिका नहीं रुका या फिर नहीं रोका गया तो फिर क्या उस हमले को झेल पाएगा ईरान, जिसकी आशंका या जिसका डर जताया जा रहा है? पूरी तरीके से बर्बाद होने की बजाय ईरान डिफेंड करेगा। हमने लड़ाई शुरू नहीं की थी, हम लड़ने अमेरिका के घर नहीं गए हैं, हम लड़ने के लिए किसी दूसरे देश के अंदर नहीं घुसे हैं। हम पे अटैक हुआ है, ईरान पे अटैक हुआ है, तो ईरान रिटेलिएट करेगा। आप जब तक रिटेलिएट करेगा, जब तक आप मुझे मारने के लिए खड़े हैं, आप अपने घर चले जाइए 12,000 किलोमीटर दूर। मेरी किसी से लड़ाई नहीं, कोई बाकी रिटेलिएट नहीं है। करने की बात नहीं है ना, खुद को डिफेंड करने वाली बात भी। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विवेक जी, मैं बहुत छोटी सी बात करना चाहता हूँ। इन्होंने बोला ना कि ये ईरान के एग्जिस्टेंस का सवाल है, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, आखिरी दम तक लड़ेगा। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, अमेरिका सब कुछ आपको दे रहा है। इवन एनरिच यूरेनियम देने की भी बात नहीं कही गई थी एमयू में। आप अपने पूरे, आपके सारे बैंक से, खाते से पैसे वापस आ जाते, आपके इकोनॉमिक सैंक्शंस वापस करने को तैयार था अमेरिका। आपको जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 मिलियन की बात हो रही थी। तो ईरान बहुत पीसफुली अपना एग्जिस्टेंस कर सकता था, अपने को फिर से खड़ा कर सकता नहीं, था। लेकिन डे वन से एजेंडा तो था ही नहीं। होर्मुज तो कहीं प्लान में नहीं था सर। ये होर्मुज प्लान में कैसे गया? कॉल साहब। हाँ, ईरान के जिद की लड़ाई। विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ईरान के जिद की लड़ाई है जी। कॉल सर। देखिए, मुझे लगता है मैं एग्री करता हूँ। ये ईरान तो नहीं बोलूंगा कि ईरान इज अ कंट्री, उसमें बहुत अच्छे लोग आते हैं, अलग अलग माइंड। आईआरजीसी की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, क्योंकि अगर वहां कोई और सरकार आ गई तो उनके खिलाफ बहुत बड़े केसेस होंगे। आईआरजीसी के जनरल से लेके लेफ्टिनेंट तक इसमें मास मर्डर्स और मास एग्जीक्यूशंस में इन्वॉल्व है। और अगर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ईरान से हट गया तो उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए उनकी अपनी पर्सनल पुलिस है, लोगों को पकड़ते हैं, अंदर डोनाल्ड ट्रंप करते भी तो हैं, लेकिन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म चलाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा पूरा विश्वास है कि ईरान के ब्रेव लोग एक ना एक दिन डोनाल्ड ट्रंप IRGC को हटा रिलीजियस देंगे। फंडामेंटल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? हाँ, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि ईरान के ब्रेव लोग एक दिन उसे उठा के फेंकेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है 21st अब सेंचुरी कौन सा बोले भी तो बोले कैसे आईस एजेंट्स पीछे पड़ जाएंगे यूएस में? आप ऐसी मानसिकता के साथ सुबह नहीं उठ सकते कि नहीं इजराइल सर, की एग्जिस्टेंस को आपने खत्म कर देना रिलीजियस चाहिए। फंडामेंटलिज्म की बात की सिर्फ ईरान में थोड़ी, दुनिया कई देशों में, पाकिस्तान में नहीं है क्या? लेकिन कुलकर्णी कौन सर, से चलिए ऐसे 10 सेकंड देश में हैं रिएक्शन जो चाहूंगा सुबह आपका। उठ के देखिएगा, इवेंजलिज्म को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत जबरदस्त एक मूवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का है, मैं पूरा मानता हूं कि आईआरजीसी का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के पर परेशानी है। अब आईआरजीसी के बीच और उनके पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में फूट का परेशानी है। ईरान लेकिन ये भी तो सच है ना सर, आईआरजीसी की वजह से ईरान टिका हुआ अभी तक। खोकर सर क्या कहना चाहेंगे 10 सेकंड में जल्दी से? बड़े सर, बिल्कुल सीधी सी बात है। जो अमेरिका के थे वो अच्छे हैं। अमेरिका के लिए 1 साल पहले तक सीरिया के राष्ट्रपति टॉप मोस्ट आतंकवादी थे,
तब सबके लिए वो अच्छे थे। आज ईरान उनको फंडामेंटलिज्म की बात लगी, तो कौन सी डेमोक्रेसी सऊदी अरब में, कौन सी डेमोक्रेसी कतर में, और पाकिस्तान सीरिया के क्या राष्ट्रपति एक टाइम तो टेररिस्ट, ड्रेडेड टेररिस्ट हुआ करते थे, आज वो उनको राष्ट्रपति भी ना दिए गए और व्हाइट हाउस उनको रेड कार्पेट दे रहा है। तो ये तो खैर अपने अपने एजेंडे की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमित था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।